हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। तो दोस्तों, अब जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, उस सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अलग अलग सब्जेक्ट इसके नाम है, लेकिन काम एक ही है। डिस्कस करेंगे आज डिटेल में, तो डिस्कस करूंगा मैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो सब्जेक्ट है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सिग्निफिकेंस रखता है हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हमारी सिविल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स में भी। किस तरीके से, जरा देखते हैं ध्यान से एक एक करके। ठीक है, तो सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, ये रहा। अच्छा, इसमें मैकेनिक्स वाला पार्ट भी है, डोंट वरी। ठीक है, वो वाला पार्ट भी मैं कवर करूंगा। फोर्सेस, लामीज थ्योरम और कूलम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये सब कवर करूंगा। बट मेरा आज ऐसी मन था कि मैं स्टोन की बात करूं, मैकेनिक्स की बात करूं, मटेरियल स्ट्रेंथ की बात करूं, स्ट्रेस की बात करूं, स्ट्रेन की बात करूं। तो वो बात मैं पहले कर रहा हूं। ठीक है, जनरली मुझे उसकी मैकेनिक्स की बात करना चाहिए थी, मैं कर लूंगा, है ना। एक दो दिन बाद जैसे मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा वो कर लूंगा। ठीक है, डोंट वरी, वो वाला पार्ट भी कर लूंगा। जनरली अगर आप एग्जाम वर्क पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको इतना तो पता ही होगा फोर्स क्या होता है। नहीं पता है तो मैं आपसे वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, जो आपके सिलेबस में वो सब डिस्कस कर लूंगा, आप चिंता मत करना। ठीक है, चलिए, तो मैं बिना देरी करे शुरू करता हूँ। देखो, जनरली सोम इतने भागों में बटा हुआ है। जनरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतने भाग में बटा हुआ, हालांकि अगेन हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है। लाइक ये दो टॉपिक है, ठीक है, एक ये दो टॉपिक है, ये भी लो। चलो, ये मेनली आपका टॉपिक है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो आपके सामने लिखे हुए, ठीक है। प्लस इसमें अगर मैं ऐड करूं तो मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपके लिए ऐड कर सकता हूं। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सर क्या क्या है, देखो पहले तो फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, और उसके टाइप वगैरह सब आ जाएंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ थ्योरम्स है, लामीज थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उसमें एक फ्रिक्शन लॉ भी है, कूलम्ब्स लॉ जिसको हम बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉ। और इस तरीके से कुछ बातें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। और मैं देखता हूँ जरा सिलेबस, मैंने निकाल के रखा था सिलेबस, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और आपके लिए अगर मैं बातें करूँ आपसे तो हाँ, ठीक है, इक्विलिब्रियम एक टॉपिक है ना। आज ही मैं बात भी कर लूंगा इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी। इक्विलिब्रियम हो गया, और क्या था, लामीज थ्योरम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडीज इन्वॉल्विंग ड्राई फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपके इतने आपका एक सिलेबस है। ये वाला पार्ट नहीं है आपके लिए, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना। ये वाला पार्ट आपके लिए नहीं, ठीक है ना। तो ये इतने टॉपिक 1 2 3 4 5 6 और ये कुल मिला के आपका इतना सिलेबस है। ठीक, ये ओवरऑल आपका सिलेबस है दोस्तों। ठीक, तो इतनी पूरी कहानी हमें डिस्कस आपसे करनी है। कोशिश करूंगा, एक 7-8 दिन लगेंगे मुझे इसको कंप्लीट करने में आपके लिए, बट आराम से मैं पढ़ाऊंगा आपको, आराम से पढ़िएगा। कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। चलिए, तो बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। सिलेबस एक ओवरऑल व्यू मिल गया आपको कि आपको पढ़ना क्या है, ये जरा पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। भैया हम पढ़ क्या रहे हैं ये तो पता हो कम से कम, है, ये हमें पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यार ये जो कहानी है इतनी बड़ी, उसमें जरा मुझे ये तो बताओ सर, ये मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या होता है, देखो अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होता है, बिहेवियर, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ मैकेनिक्स। और यहां बोला है ये एक फिजिकल साइंस है जो मूविंग और स्टेशनरी बॉडीज के बारे में बात करता है जब वो इन्फ्लुएंस है फोर्स से। मतलब कि अगर एक बॉडी है, ये रही बॉडी, अगर मैंने इस पर फोर्स लगाया तो उस फोर्स पे ये किस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या कर रही है, बिहेव कर रही है, वो इस बॉडी का मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिज्म हो गया। बोलते ना गाड़ी का मैकेनिज्म कैसा है, काइंड ऑफ दिस।
ठीक है, तो मैकेनिज्म हो गया ये। तो अगर वो बॉडी किस तरीके से बिहेव कर रही है, दैट इज द मैकेनिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी व्हेन वी अप्लाई द फोर्स। ठीक है, अब देखो मैकेनिक्स के बारे में बात करूं तो मेनली दो प्रकार से होती है, एक होती है रिजिड बॉडी, एक होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। एक होती है रिजिड बॉडी, एक होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, जब मैं रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं, जब मैं आपसे रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे बोलूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होती क्या है? सर जो बॉडी डिफॉर्म नहीं हो सकती वो रिजिड बॉडी है। चलिए मान ली मैंने ये बात आपसे। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है? जो डिफॉर्म हो जाए। ये तो कोई अच्छी डेफिनेशन नहीं होती है। मैं बोल सकता हूं जब व्हेन वी आर अप्लाइंग लोड और बॉडी का एक्चुअल शेप चेंज हो जाए, मॉलिक्यूल अरेंजमेंट चेंज हो जाए, हो गया तो डिफॉर्मेबल है, नहीं हुआ तो रिजिड। यही हम पढ़ते हैं। क्या बोल रहा हूं? जब मैंने किसी बॉडी पे लोड लगाया, जब मैंने किसी बॉडी पे लोड लगाया और उसमें अगर चेंजेस आ गए, क्या अगर उसमें चेंजेस आ गए, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप और साइज, अगर आ गए तो रिजिड है और नहीं आए तो डिफॉर्मेबल है। बोलो, अगर चेंजेस शेप, चेंज नॉट चेंज ना, अगर चेंज नहीं हुआ शेप और साइज में तो रिजिड है, और चेंज हो गई तो डिफॉर्मेबल है। चेंज इन शेप एंड साइज क्या मतलब? अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे एग्जांपल बताओ, व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल सर दीवार, अगर मैं दीवार की बात करूं, दीवार पे मैंने मुक्का मारा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए तो वो रिजिड है ना? तो सर एक बात बताओ, मैं कल एक हथौड़ा लाऊंगा और हथौड़े से दीवार पे मारूंगा तो चेंजेस आ जाएंगे, फिर तो डिफॉर्मेबल होगी, रिजिड कहां रही? तो देखो ऐसा देखा जाए प्रैक्टिकली, दुनिया में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो रिजिड हो। तो फिर बोल क्यों रहे? आइडियली बोल रहे हैं कि मेरे हाथ के लोड के लिए दीवार रिजिड है, हथौड़े के लिए रिजिड नहीं है। समझ बात? समझ आ रही बात? तो रिजिड बॉडी ऐसे अगर मैं आइडियली देखूं, आइडियली बोलूं या फिर यूनिवर्सल देखूं, एक्चुअली रिजिड बॉडी कुछ भी नहीं होता। देयर इज नो रिजिड बॉडी इन द यूनिवर्स। अब से बोल दो पहाड़, मैं जेसीबी ले जाऊंगा, उड़ जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया में फिर रिजिड बॉडी कोई है ही नहीं सर। समझ बात? तो बॉडी फिर रिजिड नहीं है तो क्या है? रेजिस्टेंस बॉडीज होती है। क्या होती है? रेजिस्टेंस, एक पर्टिकुलर लोड के लिए रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट बॉडी होती है, रिजिड बॉडी नहीं। ठीक है, हाँ, बट मेरे लोड के लिए रिजिड है। रिजिड मतलब अपनी शेप और साइज में चेंज नहीं आना, दैट इज अ रिजिड बॉडी। ठीक है सर। और डिफॉर्मेबल का मतलब तो आपको पता ही है। डिफॉर्मेबल मतलब वो बॉडी जिसकी शेप एंड साइज में क्या हो जाए? चेंज आ जाए। ठीक है, अब डिफॉर्मेबल बॉडीज में क्या होता है, ध्यान से देखो। रिजिड बॉडी में एक होता है जिस, एक जो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हो, मतलब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इस बॉडी से डील करते हो। अब रिजिड बॉडी में दो टाइप की बॉडीज होती है, एक जो क्या बोलते हैं तुम्हारी इक्विलिब्रियम में रहती है, एक बॉडी जो इक्विलिब्रियम में है और विद दी मतलब डिटर्मिनेट, यहां बोल दूंगा मैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तुम डील करते हो डिटर्मिनेट बॉडी से। डिटर्मिनेट बॉडी क्या होती है? एनीवन? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डिटर्मिनेट बॉडी क्या होती है? बताएगा कोई मुझे? व्हाट इज द डिटर्मिनेट बॉडी? डिटर्मिनेट बॉडी वो होती हैं जो विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम सॉल्व कर सकते हैं। उन सभी बॉडी को मैं डिटर्मिनेट बॉडी बोलता हूं। तो सर फिर इसमें क्या पढ़ते हो? इसमें आप पढ़ते हो इनडिटर्मिनेट बॉडी। मैं बता दूं, लेकिन दोनों में आप डील किससे करते हो? रिजिड बॉडी से। किससे डील करते हो? रिजिड बॉडी से। आप ध्यान से देखिएगा, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, तो इसमें आप मैकेनिक्स पढ़ते हो, मैकेनिक्स में ये पढ़ते हो, इसमें आप टॉस, टॉस आपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस जो भी वो आपने पढ़ा होगा। तो सर ये सब बातें तो हो गई, हमारे काम की बात तो बताओ। हमारे काम की बात यहां, हम पढ़ते हैं सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडीज, वो भी सॉलिड, फ्लूइड नहीं। सोम में फ्लूइड नहीं पढ़ते हैं, फ्लूइड में सोम में पढ़ते हैं सॉलिड, वो भी स्टैटिक।
तो ये वाली कहानी है जो हमारी सॉलिड में डिस्कशन होगी या सोम में डिस्कशन होगी। इसी के नाम देखो क्या क्या, एक तो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो हो गया सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, एक होता है मॉस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग से नाम है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूं, मैं डिफॉर्मेबल सॉलिड्स की स्टडी कर रहा हूं सोम में, है ना। और अगर मैं डिफॉर्मेबल फ्लूइड की बात करूंगा तो एफएम में पढ़ लेते हो आप। ये है ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जो आपके सामने आ रहा है, इस चीज को समझिए। दिस इज द रियल सिग्निफिकेंस, दिस इज द मेन मोटिव, आप समझिए इन चीजों को। क्लियर है क्या? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब सॉलिड में भी दो होती, स्टैटिक और डायनामिक। तो डायनामिक की पढ़ाई अगर आप हायर स्टडीज में जाओगे तो वहां करोगे, हायर स्टडी में करोगे, है ना। अभी हमें बात करनी है स्टैटिक और सॉलिड की, ठीक है, ठीक है। रिजिड बॉडी मैंने बता दिया, आइडियली कोई रिजिड बॉडी होती नहीं है ना। अगर मेरे लोड लगाने पे, अगर मेरे लोड लगाने पे उसके मॉलिक्यूलर चेंज नहीं हो रहा है, शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको मैं रिजिड बॉडी बोलता हूं, लिखा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉडी मैंने बता दिया है, मतलब एक पर्टिकुलर लोड को रेजिस्ट करने के लिए अगर रेजिस्ट कर ले तो उसको मैं रेजिस्टेंस बॉडी बोल देता हूं। एक्चुअली इन वर्ल्ड रेजिस्टेंस बॉडी होती है, रिजिड बॉडी कुछ भी नहीं होती। ये चीज कहानी मैंने अभी आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे सोम का जो पढ़ाने वाला हूं, जब आपको सिलेबस दिखा रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, आपसे बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ पीपीटी मैंने खुद बनाई है, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाई है, आपको समझ में भी आएगी, सब दिक्कत कोई नहीं आएगी, ये देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बता रहा हूं। हर एग्जाम में, गेट हो, जेई हो, जो भी तुम एग्जाम की बात करो, सब जगह काम आता है। उसके साथ साथ जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, एफएम, आरसीसी, टॉस, स्टील, इन सब में भी इस सब्जेक्ट से ही रिलेटेड टॉपिक है। तो इस सब्जेक्ट को आप ना छोड़ें, अगर छोड़ने का सोच भी रहे हैं सो मत छोड़ना, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये सारी कहानी मैंने डिस्कस आपसे कर ली, ये अब आपके मतलब की है नहीं, ठीक है। चलिए, सोम क्या होता है ये भी बता दिया, ठीक है। सोम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप, ठीक है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अभी तक पूरी बेसिक कहानी मेरी डिस्कशन आपसे हो गई है, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं। एजम्पशंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एजम्पशंस की मैं बात कर रहा हूं। एजम्पशन की जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो जब हम बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, कौन सी बॉडी स्टडी कर रहे हैं? सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडीज, मैंने बता दिया आपको थोड़ी देर पहले। तो जब मैं बॉडी की स्टडी कर रहा हूं दोस्तों, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे उसकी स्टडी के करने के पहले कुछ एजम्पशंस हमें बनाने पड़ेंगे, मेड किए गए, बनाए गए हैं, कि आप जब स्टडी कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे, ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। वो एजम्पशंस बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक एक एजम्पशन ध्यान से सुनिएगा। पहला बोलता है द बॉडी इज डिफॉर्मेबल एंड कंटिन्यूअस। क्या बोल रहा है? मतलब कि बॉडी रिजिड नहीं है, बोला था ना, डिफॉर्मेबल में भी तुम सॉलिड का केस पढ़ रहे हो। तो जो बॉडी जिसकी तुम स्टडी कर रहे हो, किसमें? सोम में। सोम में जिस बॉडी की आप स्टडी कर रहे हो वो डिफॉर्मेबल है और कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस मतलब यूनिफॉर्म, कंटिन्यूअस और क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म, ठीक है। और डिफॉर्मेबल भी है। डिफॉर्मेबल का मतलब समझ में आता है कि एक लोड लगाएंगे तो वो डिफॉर्म होगा, रिजिड नहीं रहेगा, ठीक है। अगर बॉडी ऐसी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ऐसा होता है, बिकॉज दिस इज एजम्पशन। क्या बोल दिया? ठीक है। अच्छा, ऐसा एजम्पशन लिया क्यों है थोड़ी देर से बताऊंगा कि अगर डिफॉर्मेबल नहीं लेके रिजिड लेके काम करते तो क्या काम नहीं होता, बताऊंगा, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला बोलता है मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं,
होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो दो कहानी है, जरा देख लेते हैं लोग, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। देखो जरा बड़े ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, जो भी मटेरियल तुम यूज कर रहे हो सोम में, वो एक तो होमोजीनियस होना चाहिए और एक क्या बोला, आइसोट्रोपिक होना चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है होमोजीनियस मटेरियल, उस मटेरियल को बोलता हूं मैं, होमोजीनियस मटेरियल उस मटेरियल को बोलता हूं मैं जो मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी किसी भी पॉइंट पे सेम हो किसी एक डायरेक्शन में। एग्जांपल समझते हैं, ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखो। देखो ध्यान से, होमोजीनियस क्या होता है। मान लेते हैं ये रहा, ये मटेरियल, ये रहा मटेरियल, ये कोई मटेरियल है एक्स, ध्यान से देखना इस मटेरियल को, ये मटेरियल रहा एक्स, इस मटेरियल में 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। तुमने कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ ली, मान लेते हैं मैंने ये डायरेक्शन पकड़, अब ध्यान से सुनना, इस मटेरियल की इन चारों पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम होंगी। E1 EX1 ये मान लो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। तो EX1 EX2 EX3 EX4, समझे कि नहीं समझे, मतलब EX1 EX2 EX3 और EX4 इन सभी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। तब मैं इस मटेरियल को बोल दूंगा होमोजीनियस। आई बात समझ में कि नहीं आई? द मटेरियल इज कॉल्ड शुड बी अ होमोजीनियस माय फ्रेंड्स। ऐसा मटेरियल जिसकी पूरी बॉडी में किसी भी पॉइंट पर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होंगी, किसी भी एक डायरेक्शन में पूरे मटेरियल के सभी पॉइंट्स पे, कोई भी पॉइंट उठा लो तो डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर ही होगी, तो उसको मैं होमोजीनियस बोल दूंगा। क्लियर है सर? होमोजीनियस बोल दिया मैंने, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक क्या है? आइसोट्रोपिक बोलता है कोई भी एक पॉइंट लो, लेकिन उसकी सारी डायरेक्शन, जितनी भी डायरेक्शन है, एक पॉइंट लिया मैंने फर्स्ट, क्या क्या पॉइंट लिया, EX1 EY1 और EZ1, तो ये इक्वल होंगे। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ये अगर ये बात होगी तो मैं बोलूंगा आइसोट्रोपिक। इसमें क्या है, देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, ये आइसोट्रोपिक है। इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई, इसमें डायरेक्शन सेम है, एक्स डायरेक्शन में पॉइंट चेंज हो गया, देखो पॉइंट चेंज हो गया। तो अगर पॉइंट कोई भी हो, डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन एक ही हो, कोई भी एक डायरेक्शन में सभी पॉइंट्स, तो होमोजीनियस, और कोई भी डायरेक्शन लेकिन एक पॉइंट, तो वो आइसोट्रोपिक। क्लियर है क्या? क्या ये कहानी क्लियर हो गई? देखो आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल इज अ मटेरियल हैविंग द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट अ पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी की सभी डायरेक्शन में, अगर बॉडी की सभी डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम हो किसी एक पॉइंट पे, तो आइसोट्रोपिक, और सभी पॉइंट्स के किसी एक डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम हो, तो वो भी होमोजीनियस। क्लियर है कहानी? चलो ये कहानी होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक की क्लियर हो गई। वापस आ जाते हैं, तो मेरे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। आप लोग इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक कई बार पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो, ये जूम नहीं होता है क्या? इसको अपन जूम करके और बड़ा कर सकते थे, चलो खैर, होता तो है। हटाओ यार, चलो खैर, आगे की बात करते हैं, आगे की बात पे आते हैं। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला था द बॉडी विल बी एज्यूम अ डिफॉर्मेबल एंड कंटिन्यूअस। दूसरा बोला मैंने मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। थर्ड पॉइंट है
कंसिडर ओनली सरफेस फोर्स एंड सेल्फ वेट लोड ऑफ द बॉडी इज नेग्लेक्टेड। क्या बोला? देखो, जब मैं बॉडी की बात करूं तो पहली बात तो उसका खुद का फोर्स जो है, खुद का वेट है, वो निगलेक्ट कर दो आप, ठीक है। अब जब तुम एनालिसिस कर रहे हो तो जो सरफेस पे फोर्स लग रहा है सिर्फ तुम उसकी बात करो। अब जैसे कि मान लो एक बीम बनाऊंगा फॉर एग्जांपल, तो ये बीम, ये रही मेरी बीम है ना, ठीक है, ये बीम है, इस पे मैंने 10 किलोन्यूटन का लोड लगाया। ये सरफेस पे मैंने क्या करा, 10 किलोन्यूटन का लोड लगा दिया। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा इस बीम पे कितने का लोड लग रहा है, तो तुम्हें क्या बोलना है? सर 10 किलोन्यूटन का लोड। कितने का लोड है? लोड ऑन बीम कितना है? लोड ऑन बीम कितना है? 10 किलोमीटर। आई बात समझ की नहीं आई? तो बीम पर लोड कितना हो गया? 10 किलोमीटर का हो गया। अब अगर तुम कहने को लड़ने पे आ जाओ तो तुम बोलोगे सर इस बीम का भी तो कुछ लोड हो, तो उस केस में आपको सेल्फ वेट क्या करना है? सेल्फ वेट शुड बी निगलेक्टेड, निगलेक्ट कर दो, ठीक। चलो, ये कहानी क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर कंसिडर्ड whereas true stress and strain are neglected। इसके लिए तुम्हें स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है पता होना चाहिए। ये वाले पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन में क्या फर्क है, विल डिस्कस फर्दर लेटर। ओके, चलिए। सुपरपोजिशन लॉ इज वैलिड बिकॉज हुक्स लॉ इज वैलिड। ये भी पॉइंट क्या है, अभी बस इतना याद रख लो कि सुपरपोजिशन लॉ लगेगा क्योंकि हुक्स लॉ में लगता है। ये होते क्या है डिस्कस करते हैं बाद में। मटेरियल इज प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक मतलब एक जैसा होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ, लेंथ के अलोंग क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म मतलब सर क्या, चौड़ाई बदल नहीं सकती? नहीं, मैं मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि एक जगह लकड़ी जैसा बिहेव कर रहा है, एक जगह लोहे जैसा बिहेव कर रहा है। एग्जाम्पल, एक जगह कंक्रीट जैसा बिहेव कर रहा है, एक जगह स्टील, लाइक दिस। यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम मटेरियल तो एटलीस्ट सेम तरीके से बिहेव करे, लाइक दिस, ठीक है। नो रेजिडुअल स्ट्रेस। अब ये क्या है, ये बोलना ये चाह रहा है, मान लो मैंने एक बीम ली थी, ये बीम थी मेरी, है ना, ये बीम थी। इस बीम पे मैंने 10 किलोमीटर का लोड लगाया था, तो इस बीम पे 10 किलोमीटर का लोड आ गया था। अब मैंने क्या किया, इसको हटाया, अब मैंने 15 का लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि अब 15 का भी लग रहा है और पिछला जो 10 लगा उसका एक और लग गया, एक रह गया तो 16। नहीं, जब तुमने लोड हटा दिया तो उसका रेजिडुअल नहीं बचेगा। रेजिडुअल मतलब बचा हुआ हिस्सा, शेष, राख बोलते हैं, रेजिड्यू मतलब वेस्ट। तो अगर तुमने लोड हटा दिया तो उसका कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। तो दीज ऑल आर दी एजम्पशंस, ठीक है। इसमें दो एजम्पशंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी डिटेल में, बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा, इसलिए उनको मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एक ये क्या होता है और एक ये दो मैं आपसे बड़ी डिटेल में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। एजम्पशंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेसिक क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहां से। आगे बात करते हैं। तो भैया होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक तो मैं आपको बता चुका हूं। होमोजीनियस वो होता है, क्या बताया था होमोजीनियस भैया मैंने? होमोजीनियस मैंने क्या बताया था कि ऐसा मटेरियल की प्रॉपर्टी कि सभी पॉइंट की, जो जितना भी मटेरियल है किसी भी पॉइंट उठा लो बट उसकी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगी, तो उसको होमोजीनियस बोलेंगे। और किसी एक पॉइंट की सभी डायरेक्शन पे अगर प्रॉपर्टी सेम है तो उसको हम क्या बोल देंगे? इलास्टिक, आइसोट्रोपिक बोल देते हैं। ऑर्थोग्राफिक क्या है और एनआइसोट्रोपिक क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। ऑर्थोग्राफिक क्या है, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में की प्रॉपर्टी जो भी है उसके परपेंडिकुलर जितनी भी डायरेक्शन है उसमें भी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में किसी की प्रॉपर्टी है ई एक्स, इससे परपेंडिकुलर गए यहां, जो प्रॉपर्टी आई ई वाई, इससे परपेंडिकुलर गए यहां ई जेड, इससे परपेंडिकुलर गया ई कुछ भी एफ, जो भी नाम है इनके। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं सेम होनी चाहिए। देखो ये लिखा एन ऑर्थोट्रोपिक
एन ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल हैव डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट वन पॉइंट ऑफ द बॉडी। सॉरी, सेम नहीं, डिफरेंट होनी चाहिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम होगी तो आइसोट्रोपिक बोला था। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तीनों सभी डायरेक्शन में सेम हो गई, किसी एक पॉइंट के तो मैंने आइसोट्रोपिक बोला था। ऑर्थोट्रोपिक क्या हो गया कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। एन आइसोट्रोपिक क्या होना चाहिए, एक भी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम नहीं हो। आइसोट्रोपिक का उल्टा, आइसोट्रोपिक क्या था, आइसोट्रोपिक मैंने बोला था कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज एक पॉइंट पे के हर डायरेक्शन में सेम हो, तो आइसोट्रोपिक एक पॉइंट के हर डायरेक्शन में अलग अलग हो तो एनआइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का उल्टा, ठीक है। ऑर्थोट्रोपिक में जरा ध्यान रखो, यहां पे डिफरेंट है ना कि सेम, मैंने गलती से सेम बोल दिया। चलो आगे बात करते हैं। देखो ये चीज है ना बार बार फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है बिकॉज कंफ्यूजिंग है ना, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस दे नहीं रहे हैं तो हमें रटना पड़ रही है, तो कंफ्यूजन होती है, इसलिए आप इनको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनका ऐसा नहीं है कि कोई सर फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, इनका यूज है, ठीक है। उसकी बात में जब आपसे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बेंडिंग में करूंगा, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बट हाँ सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अच्छा, ये दो पॉइंट्स नोट में लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये दोनों नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने पीवाईक्यू लगाए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए, तो आपको ये मिले भी होंगे। सिविल इंजीनियरिंग के किसी ना किसी एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो। अच्छा, ये इलास्टिक कांस्टेंट होते क्या हैं, आपके सिलेबस में है, डिस्कस करूंगा, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट, देखो मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ता हूं, अगर जिनने मेरे से प्रीवियसली कभी पढ़ा है तो उनको पता होगा, मैं सब डिस्कस करूंगा बट समय आने पे, ठीक है। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, लास्ट तक पढ़ते जाएंगे। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है डिस्कस करेंगे, बट अभी तुम लोग बस इतना याद रख लो, ये बहुत डिटेल में डिस्कस होगा, बट एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आता है। टोटल, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जैक्ट वर्ड भी चेंज नहीं होगा, टोटल इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए डेफ 3 4 5 2 9, तो नो, टोटल इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल 2। आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस मटेरियल के लिए कितने इलास्टिक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, 2। ऑर्थोग्राफिक के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 9। चीज को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। होते क्या है इलास्टिक कांस्टेंट, मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अभी अचानक से डिस्कस करना बनता नहीं है, करूंगा अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा, बट डिस्कस करूंगा, ये वादा है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये भी, ये मैंने क्या करा है, ये पूरी पीडीएफ मैंने खुद बनाई है पर्सनली, है ना। इसमें मैंने क्या करा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाते हैं, पॉइंट्स हैं, उनको मैंने एक डब्बे बंद करके आपके सामने रख दिया है, ठीक है। देखते हैं, चलो। मैं बता रहा हूं, यहां से डायरेक्ट सवाल बनते हैं, डायरेक्ट। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, पहला पॉइंट ये बोल रहा है, हर होमोजेनियस मटेरियल, जरूरी नहीं कि आइसोट्रोपिक हो, ऑब्वियस सिंपल सी बात है। होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है, देखो देखो, ये रहा होमो, बता देता हूं इसको। उनका कहना ये है कि हर होमोजेनियस मटेरियल जरूरी नहीं है कि आइसोट्रोपिक हो, और हर आइसोट्रोपिक मटेरियल जरूरी नहीं है कि होमोजेनियस हो। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, देखो, होमोजेनियस का मतलब ये था, ये मेरी बॉडी है, होमोजेनियस का मतलब था, ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा पॉइंट। तो अगर मैंने एक डायरेक्शन पकड़ ली, कोई भी पकड़ लो, मैं जेड पकड़ लेता हूं, ये रही जेड, तो गया ई जेड 1, ये रहा ई जेड 2, और ये रहा ई जेड 3। तो अगर ये तीनों जेड डायरेक्शन में, तीनों पॉइंट पे वैल्यू सेम है, तो ये क्या है, क्या ये होमोजीनियस है, बिल्कुल। ये होमोजीनियस मटेरियल है। तो आइसोट्रोपिक क्या है, ये रहा सेम, ई x1, ई y1 और ई z1। अगर ये सेम है
एक ही पॉइंट के सारी डायरेक्शन में वैल्यू सेम है, ये क्या है? इज इट क्लियर? दिस विल बी होमोजीनियस, दिस विल बी आइसोट्रॉपिक। तो यार इसका तो कहीं से कहीं सिग्निफिकेंस नहीं दिख रहा। अगर कोई मटेरियल होमोजीनियस है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी सारी डायरेक्शन में इक्वल हो गए, अलग अलग हो सकते हैं। और जब ये नहीं है तो आइसोट्रोपिक कैसे हो गया? या यहां बोल दो, अगर इस पॉइंट की सारी वैल्यू सेम है, जरूरी थोड़ी यहां की वैल्यू सारी सेम है। तो कहने का अल्टीमेटली मेरा मतलब ये है कि अगर कोई मटेरियल होमोजीनियस है, इट डजंट मीन कि वो आइसोट्रोपिक है, और अगर कोई मटेरियल आइसोट्रोपिक है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो होमोजीनियस है। तो ये पूरी कहानी डिस्कस करी मैंने आपसे पहली बार में। तो यही लिखा है, पहला वाला देख लो आपने, ठीक है, यही लिखा है ना। तो अगर कोई होमोजीनियस है डजंट मीन कि वो आइसोट्रोपिक है, और अगर कोई आइसोट्रोपिक है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो होमोजीनियस भी होगा। हम्म, चलो बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है कि फॉर होमोजेनियस मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट बट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। अगर मैं होमोजीनियस मटेरियल की बात करूं तो जो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो पॉइंट पर कहां निर्भर कर रही है? होमोजीनियस में कोई भी पॉइंट उठा लो, चाहे ये पॉइंट हो ये पॉइंट, डिपेंडेंट कहां है? वो क्या पे डिपेंडेंट है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए बस, वो परपेंडिकुलर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इन होमोजेनियस मटेरियल जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट है, मतलब नॉट डिपेंडेंट, पॉइंट पे डिपेंड नहीं है, बट डिपेंड कहां पे कर रही है? डायरेक्शन पे कर रही है। इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट बट नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया सर। और आइसोट्रोपिक में उल्टा है। आइसोट्रोपिक में कोई एक पॉइंट फिक्स है, अब डायरेक्शन तुम कोई भी ले लो, कोई भी डायरेक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होगा। तो मतलब कि इस केस में क्या हो गया? नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन बट डिपेंडेंट ऑन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। इज इट क्लियर? तीनों पॉइंट क्लियर हैं क्या सभी को? आई होप क्लियर हो गए। अब आते हैं हमारी मेन कहानी। ये सारी मैंने अभी तक आपसे जितनी बातें करी एजम्पशंस की करी, और मैं आपको बोल रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी पेपर आप उठाइए, जहां अगर सोम के क्वेश्चन आते हैं, पिछले 3-4 साल के पेपर उठाओ, एक क्वेश्चन एजम्पशन का मिल ही जाएगा। एजम्पशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता है। तो आपको एजम्पशंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, बहुत इजी सा टॉपिक है, तो पढ़ लेना। अब आते हैं स्ट्रेस पे, अब आते हैं स्ट्रेस पे। चलो चलो अब स्ट्रेस की बात करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। जब मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो स्ट्रेस क्या है? देखो यार, स्ट्रेस की डेफिनेशन सभी ने पढ़ी है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन सभी ने पढ़ी है कि स्ट्रेस इज दी डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। बट थोड़ा अलग तरीके से मैं आज आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे हम सभी साथ में, ठीक है? ये रही मेरी बॉडी, ठीक है, ये रही मेरी बॉडी। ध्यान से देखना, ये उसकी हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ, ये हो गई हाइट। ओके, ठीक है। अब मैंने इस बॉडी पे लगाया फोर्स, मैंने इस बॉडी पे लगाया फोर्स एफ। अब बॉडी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अब बॉडी है इक्विलिब्रियम में। जब मैं किसी बॉडी में फोर्स लगा रहा हूं,
तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो काय में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। उसके लिए क्या करेगी, वो रेजिस्ट करेगी। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है दोस्तों, इस डायरेक्शन में देखो कौन सी सरफेस पे लग रहा है, ये जरा ध्यान रखें। इस सरफेस पे लग रहा है फोर्स, किस सरफेस पे लग रहा है, इसी पे, ये प्लेन पे लग रहा है। ध्यान से देखें आप लोग, इसी प्लेन पे लग रहा है फोर्स, हाँ या ना, यस, इसी प्लेन पे लग रहा है। अब अगर इसी प्लेन पे अगर मेरा फोर्स लग रहा है, तो जब ये बॉडी पे फोर्स लगा तो अंदर की तरफ क्या किया उसने, आरएफ दिया। आरएफ इज मीनिंग ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स। क्या बोला, रेजिस्टिंग फोर्स। अब जब रेजिस्टिंग फोर्स लगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ के बराबर होगी। क्यों होगी एफ के बराबर सर, क्यों होगी भैया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। मैंने आपको धक्का दिया, मान लो धक्का दिया, आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम में रहूं, मैं जहां हूं वहीं रहूं, तो आप क्या करोगे, मुझे उल्टा धक्का दोगे, यस और नो, बिल्कुल आप उल्टा धक्का दोगे। तो कितने से दोगे, जितना मैंने लगाया उतने। अगर उससे कम लगाया तो उस साइड चले जाओगे, और उससे ज्यादा लगा दिया तो इस साइड आ जाओगे। बराबर रखना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि ये बॉडी वहीं रहे तो। यस सर, ठीक है। अब तो स्ट्रेस क्या होता पता है, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन CSA मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। और एरिया कौन सा होगा, ध्यान से देखिए, एरिया होगा दिस वन, B इंटू एच, दिस इज सेगमेंट। ये गलती करते हैं हम सोच लेते हैं एफ अपॉन ए, नहीं। और एरिया एल इंटू बी भी एक एरिया है, एल इंटू एच भी एक एरिया है, और बी इंटू एच भी एक एरिया है। एरिया कौन सा, जिस प्लेन पर फोर्स लगा है वो प्लेन, प्लीज रिमेंबर दिस। ये अगर मान लेते हैं, अगर मैं मान लूं कि यही सेम फोर्स यहां लग जाए, कहां, अगर बोलूं यही फोर्स यहां लग जाए, यहां, ये लो, तो अब एरिया कौन सा हो जाएगा, मान लेते हैं ये फोर्स का नाम है F2, है ना, तो इसका रेजिस्टिंग फोर्स कहां है, यहां आएगा F2। तो फोर्स हो जाएगा इस केस में F2 डिवाइडेड बाय एरिया। नाउ ये L है और ये क्या था, ये B है, तो नाउ F2 L इंटू B। इस चीज को जरा ध्यान रखें, गलतियां होती हैं इस केस में। क्लियर है कहानी, ये लिखा है यहां पे देखो, यही लिखा हुआ है। ये रही तुम्हारी बॉडी, यहां लगा है फोर्स, ये फोर्स P लगा, तो ये तुम्हारा B इंटू एच आ गया। और यहां पे सिग्मा क्या डिनोट कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब नॉर्मल स्ट्रेस। दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, होता है शेयर स्ट्रेस। आगे पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेस क्या होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जब फोर्स किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगे, 90 डिग्री पे लगे। तो देखो हमारे क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन किया कर रहे थे, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। फोर्स और सरफेस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसलिए जो स्ट्रेस जनरेट होगा, दैट स्ट्रेस विल आल्सो बी अ नॉर्मल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस है ये, नॉर्मल स्ट्रेस, या एक और नाम दो दीजिए इसका, इस चीज को जरा ध्यान रखें। डिनोट कैसे कर रहा हूं मैं इसको, सिग्मा से। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट क्या होती है, फॉर्मूले में यूनिट है फोर्स अपॉन एरिया, या रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया लिख रहा हूं मैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन और किलो न्यूटन। एरिया की मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। यूनिट हो गई न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है, बट स्टैंडर्ड यूनिट मैंने आपको बता दी। अब जरा यहां ध्यान से देखें आप लोग, अब जरा ध्यान से देखें, 1 न्यूटन पर mm, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, इंपॉर्टेंट, 1 पास्कल होता है, ये भी याद रखें। पूछ लेते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें, जरा ध्यान रखें, ठीक है। तो 1 किलो पास्कल में कितने पास्कल होते हैं, ऑब्वियसली बात 10 टू पावर 3 पास्कल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 1 kPa इक्वल टू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट यहां से देखो, चीजें ध्यान रखना। और
जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है वो मैंने यहां लिखी है। 1 MPa मतलब मेगा पास्कल इक्वल टू 1 N/mm²। ये भी याद आप रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला यूनिट कन्वर्जन याद रखें, एक ये वाला याद। आई होप इट्स क्लियर। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे लगता है मैं पूरा डिटेल में आपको अभी तक यूनिट कन्वर्जन, स्ट्रेस क्या होता है बता दिया। ठीक है, ये कहानी एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो। अगर मैंने तुम्हें एक क्यूब दिया, ये रहा क्यूब है ना, ये होगी 3 सेंटीमीटर, ये चलो 3 mm ले लो, 3 mm, ये हो गई 5 mm, ये हो गई 10 mm। ठीक है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 50 N। तो स्ट्रेस क्या होगा बताओ? स्ट्रेस मतलब सिग्मा की वैल्यू बताओ, बताओ, करो सॉल्व। ये फोर्स की वैल्यू नहीं दिख रही है तो मैं बता देता हूं, एफ है ये, एफ और एफ की वैल्यू 50 N। ज्यादा ऊपर बन गया है ना। लेंथ 10 mm देख रखी है, एच या थिकनेस जिसको बोल सकता हूं मैं 3 mm है, और विड्थ 5 mm। बताओ आंसर। एफ की वैल्यू 50 है। एनीवन, कोई आंसर? नहीं आ रहा है? 167, 1.67 बोल रहा है। देखते हैं बाकी लोगों के आंसर। चलो देखते हैं, बड़ा आसान सा सवाल था ये। लेट्स सी। कुछ नहीं था इसमें, स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालना है। रेजिस्टिंग फोर्स अभी सर 50 ही आएगा यहाँ पे, और अपॉन में एरिया। अब देखो एरिया कौन सा आएगा, जरा ध्यान से देखते हैं। एरिया इस केस में सिर्फ ये वाला आएगा, क्योंकि फोर्स यहां लग रहा है, ये वाला। अब इस केस में एक तो लेंथ है, लेंथ कितनी है 10, और विड्थ, विड्थ कितनी है 3, है ना, न्यूटन। तो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 30, ये कट गया, तो हो गया 3 × 1 = 3, डॉट लगाओगे 6, है ना, बचे 2, 1.66 न्यूटन पर एम। हाँ 7 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, 1.67 ठीक है। तो दिस विल बी अ करेक्ट आंसर। बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं सिर्फ इतनी सी फंडा, कि एरिया का ध्यान रखें, किस समय कौन सा एरिया लेना है। ठीक है, चलो, है ना, ठीक है भैया, तो ये वाली बात अपन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी करे। तो हाँ, अब देखो स्ट्रेसेस का भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया है। मैंने जो पीडीएफ बनाई है या पीपीटी मैंने बनाई है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया था मैंने, बहुत डिटेल में, पूरा शो में आ जाए तुम्हारा, बहुत अच्छे से बनाई है। मतलब एक बुक छाप दो, ऐसी पीडीएफ बना दी है, इधर उधर से ढूंढ मार के, बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत रिसर्च से बनाई है। ठीक है, ठीक, और मैंने खुद बनाई है, ट्रस्ट में। तो आप, ठीक है, तो हाँ, तो इसमें अगर मैं स्ट्रेस की क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो मेनली 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जब फोर्स क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। shear stress when force parallel to the surface,
पैरेलल टू सरफेस। ओके, नॉर्मल में दो हैं, या तो डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग लगे। अब देखो ये मेरी बॉडी है, इस पे एक तो या तो ये नॉर्मल है, इस प्लेन के लिए नॉर्मल है, इस प्लेन के लिए ये नॉर्मल है, ऐसा प्लेन नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। या तो ऐसा लग जाए या फिर बेंड करे, ये भी तो नॉर्मल लग रहा है, इस सरफेस के ये नॉर्मल है, लेकिन इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, बेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्मल में दो है, या तो डायरेक्ट एक्सियल लग जाए या बेंडिंग लग जाए, दोनों आएंगे किसमें ही, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर में आएंगे। अब शेयर में या तो डायरेक्ट शेयर हो, जैसे कि सर एग्जांपल बताओ, मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास एक बुक है, ये प्लेन है, अब इसमें ये सरफेस के पैरेलल ये रहा, ये शेयर है, इतना यहीं लगेगा और इसके अपोजिट भी ये। आई बात समझने की, देखो समझ गए बात को, पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये शेयर है, और एक क्या हो सकता है, ये हो गया, एक हो सकता है टॉर्शन, ट्विस्ट करूं मैं, बॉटल को ट्विस्ट करते हैं ना, ढक्कन खोलते हैं, दैट इज अ टॉर्शन, ट्विस्टिंग मूवमेंट, वो भी शेयर है। ये टॉर्शन, ये देखो एग्जांपल लिखे हुए इस तरीके, ये भी शेयर ही है, क्योंकि ये भी शेयर इसके पैरेलल ही लग रहा है, देखो ये लग रहा है, ठीक, और ये भी एक शेयर है। चारों के इक्वेशन बड़े महत्वपूर्ण है भैया, चारों की जो इक्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है इक्वेशन, देख लो जरा, देख लेते हैं, वैसे तो पता होंगी, अब नहीं पता है तो बता दूंगा, ये चलो आगे डिस्कस करूंगा। बेंडिंग इक्वेशन पता है कि नहीं पता है, पता है, चलो आगे डिस्कस करूंगा उसको, मैं अभी नहीं बताता हूं, नहीं तो पर तुम और डेप्थ में जाना पड़ेगा। बट ये है तुम्हारा स्ट्रेस का एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन। आगे बात करता, आगे बात करता, हाँ जी। अब मैं बोलूं स्ट्रेस जो है, एक तो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। अब जरा देखो, उसका मैट्रिक्स फॉर्म भी तुम बना सकते हो। मैट्रिक्स फॉर्म मतलब ये रहा, देखो देखना, मैट्रिक्स अगर मैं तुमसे बोलूं तो कैसा बनता है मैट्रिक्स, बताओ जरा मुझे। ऐसे बनता है, तो जो ये डायगोनल होगा ना, इसमें तुम्हें हमेशा मिलेगी नॉर्मल स्ट्रेसेस। कौन सी स्ट्रेसेस मिलेंगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस। देखो देखो ये वाली, ये सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, मैं 3D लिख रहा हूं, सिग्मा जेड जेड। अब जो बची वो क्या होंगी, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई। ये है स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस। अगर 2D है तो ये मिटा दो, ये वाली पूरी कहानी मिटा दो, ये आ गया बस, ये हो गया 2D रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है कहानी की नहीं है, ये है 3D। क्लियर है कहानी, ये लिखा हुआ देखो, ये 3D रिप्रेजेंटेशन लिखा है, ये 2D लिखा है। अब इसमें एक और चीज आती है, एक नया वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री शेयर। देखते हैं क्या है, देखना ध्यान से। देखो जब कोई बॉडी, ध्यान से देखना, जब कोई बॉडी पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे तो कहानी क्लियर थी, मेरा स्ट्रेस आ जाएंगे। अब अगर कोई बॉडी मेरी को कोई इस तरीके से इस डायरेक्शन में, हाँ, इस डायरेक्शन में कोई, अब ये सरफेस के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के तो पैरेलल है, वो इसको इस डायरेक्शन में मान लो कोई वैल्यू ले लेता हूं मैं, टाउ एक्स वाई है ना, से ले जाने की कोशिश कर रहा है, यस और नो, उसके जस्ट, अब मेरी बॉडी काय में रहना चाहती है, इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है मेरी बॉडी। अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है तो क्या होगा,
इक्विलिब्रियम में कब रहूंगा मैं? जब इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाऊंगा। अगर मैं इक्वल एंड अपोजिट नहीं लगाऊंगा दोस्तों, तो क्या बताऊं, मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी? नहीं रहेगी। तो मैंने सिर्फ ये एक्ट किया, ये अपने आप डेवलप हो गया। अगर मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है तो, मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैंने बोला अगर मेरी कोई बॉडी है, मैं इस साइड ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, शेयर स्ट्रेस लगा रहा हूँ, है ना? तो इस फोर्स की वजह से अभी बॉडी यहीं रहना चाहती थी, इसकी वजह से ये वाला अपोजिट इक्वल सेम क्वांटिटी का यहां डेवलप हो गया। अब मुझे बताओ, क्या इसकी वजह से एक कपल जनरेट नहीं हो गया इस तरीके का? क्या एक तरीके का कपल जनरेट नहीं हो गया इस बॉडी पे? हाँ या ना? यस और नो बताओ। डेफिनेटली जनरेट हो गया, बिल्कुल जनरेट हो गया। देखो ध्यान से, हो गया, डेफिनेटली जनरेट हो गया। अब अगेन ये काय में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो ये फॉर द इक्विलिब्रियम, कौन सी कंडीशन? मूवमेंट वाली। इक्विलिब्रियम अगर नहीं आता है तो ठीक है, एक क्लास में बता दूंगा, वैसे तो पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, बट मैं बता दूंगा मैकेनिक्स की क्लास में इक्विलिब्रियम भी बता दूंगा। तो ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये बॉडी क्या बोलेगी? नहीं, मैं नहीं जा सकती क्लॉकवाइज में, क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं इस पेन को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूं और ये पेन नहीं चाहता घूमना, तुम क्या करोगे? तुम इतने से, जितने से मैं इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम उतने से ही क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? अपोजिट लगाओगे मूवमेंट। अब वो कैसे लगाऊंगा मैं? देखो कैसे लगाऊंगा। कोई चीज ऐसी घूमने की कोशिश कर रही है, मैं क्या चाहूंगा? ऐसे घुमा दूं उतने से। तो ऐसे घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा लगा दो, एक ऐसा लगा दो। और ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? क्या ये बात क्लियर हुई? और इनको ही बोला है मैंने कॉम्प्लीमेंट्री शेयर। कॉम्प्लीमेंट्री मिले हैं, ये मैं चाहता नहीं था, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन दे दिए। दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर। इज इट क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने सिर्फ ये वाला शेयर लगाया था, मैंने ये शेयर स्ट्रेस की बात करी, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उसके अपोजिट ये शेयर आया। जब ये आया तो इसकी वजह से एक मूवमेंट, कपल डेवलप हो गया। उस कपल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट कपल जनरेट हो गया, और उसकी वजह से ये शेयर जनरेट हुआ, उसको बोला मैंने कॉम्प्लीमेंट्री शेयर। ये लिखा हुआ देखो, यही पूरी कहानी उन्होंने बोली। फॉर इक्विलिब्रियम ऑब्टेन बाय मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। आई होप इट्स क्लियर। उम्मीद करता हूं ये सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, बढ़े आगे। चले आगे बढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर ली, अब स्ट्रेन की बात करते हैं। देखो यार, ये थी मेरी बॉडी, ये थी मेरी बॉडी, ठीक है। इस बॉडी पे लगाया मैंने फोर्स, चलो एक ही डायरेक्शन में लगाया, या दो डायरेक्शन ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इस बॉडी पे मैंने लगाया फोर्स, जरा ध्यान से देखते रहना। इस बॉडी पे फोर्स लगाने पे मान लो पहले थी कितने की? 10 सेंटीमीटर के। जब ये जो फोर्स लगाया, फोर्स कौन से प्रकार का है? टेंसाइल फोर्स है। दो टाइप के फोर्स होते हैं, चलो बता देता हूँ ये चीजें। टेंसाइल फोर्स, ऐसे तो फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, बट अभी मैं इनकी बात ही कर रहा हूँ।
और एक होता है कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल फोर्स मतलब किसी को खींचना, कंप्रेसिव मतलब किसी को दबाना। ठीक है, तो मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया तो अब क्या होगा, ये बॉडी 10 सेंटीमीटर है और ये मान लो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने किसी चीज को खींचा तो स्ट्रेच हो कैसी हो जाएगी, हाँ कि ना, बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं। कितनी हो गई, मान लो ये हो गई 12 सेंटीमीटर, और ऑब्वियस सी बात है ये कम हो जाएगा, ये हो गई 6 सेंटीमीटर। हाँ एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, बट मैं बता रहा हूं, हमने इमेजिन कर लिया। देखो मैंने क्या किया, एक मेरी बॉडी थी पहले, उस बॉडी को मैंने किया स्ट्रेच, स्ट्रेच किया तो वो स्ट्रेच हो गई। ठीक है, इलास्टिक बॉडी पढ़ रहे हैं, डिफॉर्मेबल पढ़ी रहे हैं, सो में डिफॉर्मेबल बॉडी तो हो गई स्ट्रेच, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेच हुई तो 10 सेंटीमीटर की बॉडी 12 की हो गई, और इसकी 8 सेंटीमीटर जो चौड़ाई थी वो 6 हो गई। तो यहां पे स्ट्रेन बोलता है, स्ट्रेन फॉर्मूला है, स्ट्रेन स्ट्रेन ये बोलता है भैया दैट स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, जो भी डायमेंशन की आप बात कर रहे हो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, जो भी आप चाहे लेंथ की बात करो, अगर आपको लेंथ में स्ट्रेन चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, कितना चेंज आया भैया बताओ, बताओ मुझे कितना चेंज आया, लेंथ में कितने का चेंज आया, चेंज बोला है उसने, चेंज होने के बाद कितनी हो गई वो नहीं, कितनी 12 माइनस 10, और ओरिजिनल कितनी थी 10। क्लियर है, 12। चलो इसको और थोड़ा सा प्रिसाइजली करते हैं, है ना, ओहो ठीक है, हाँ 12 सेंटीमीटर बाद में हो गई, पहले थी 10 सेंटीमीटर, ये चेंज है, और एक्चुअल कितनी थी 10 सेंटीमीटर। यही कहानी है, कितने का चेंज आ गया, 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दो, आंसर क्या आ रहा है आपका, व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी 1/5। 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, कितना परसेंट आया, तो 20% का चेंज आया, या बोल दो 0.2 का चेंज। ये है तुम्हारा स्ट्रेन। तो इस बॉडी का स्ट्रेन कितना आ गया, लेंथ वाइज ये आ गया 20%, परसेंट में बोलूं तो 20% आ गया। क्लियर है क्या, स्ट्रेन, स्ट्रेन विल बी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन। क्लियर है कहानी, ठीक है। अब अगर मैं इसमें विड्थ, ये इसको स्ट्रेन, ये एक स्ट्रेन हो गया लेंथ, अलोंग द लेंथ, बात करूंगा बाद में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, कल डिस्कस करेंगे इसको हम, है ना। अब अगर मैं तुमसे बोलूं अलोंग द विड्थ बताओ, तो अलोंग द विड्थ देखो जरा, अलोंग द विड्थ अगले पेज पे देख लेते हैं। अगेन स्ट्रेन का फॉर्मूला मेरा क्या है, देखो मैं फिर से लिख रहा हूं फॉर्मूला ताकि आपको याद हो जाए, चेंज इन डायमेंशन, जो भी डायमेंशन की मैं बात करूं, यहां पे चेंज इन डायमेंशन, ओके, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो मेरी विड्थ की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो विड्थ कितनी चेंज हुई भाई बताओ, पहले कितनी थी 8, कितनी हो गई 6, ओरिजिनल कितनी थी 8, यही है। तो इस केस में कितनी हुई 2/8, मतलब 1/4। इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट में निकल आएगा कितना 25, तो 25% स्ट्रेन आ गई, या तुम्हें बोलना है तो 0.25। आई होप ये क्लियर हुआ। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होती है, पता होगा क्यों नहीं होती है, यहीं से पता चल रहा है, या पीछे से देख लो, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर हैं, कट जाएंगे तो यूनिट लेस होता है। स्ट्रेस की यूनिट मैंने आपको बता दी, ये रही पूरी कहानी स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। स्ट्रेस और स्ट्रेन की कहानी उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत डिटेल में क्लियर है कहानी, जरा इसको ध्यान से देख लो, ये पूरा स्ट्रेन हो गया। अब देखो एक बात और समझ ही लो, चलो लगे यहाँ समझ रहे हैं, तो ये रहा स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन और लेंथ के केस में लेंथ हो जाएगा।
अब एक बात ध्यान रखना भाई, दोस्तों याद रखना, जब मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूं तो अलोंग द लेंथ बात कर रहा हूं या अलोंग द एक्सिस, उसकी एक्सिस के अलोंग बात करोगे तो उस स्ट्रेन को बोलता हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलता हूं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और अलोंग द एक्सिस छोड़ के बाकी जितनी डायमेंशन की बात करूंगा उसको बोलूंगा मैं लैटरल। जैसे कि ये मेरा बॉडी है, इस बॉडी की एक्सिस ये रही, इसके अलोंग अगर मैं इसको कुछ भी, देखो जरूरी नहीं खींचना दबाना, कुछ भी करो, डायमेंशन में चेंज आए तो ये हो गई उसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस डायमेंशन में जो स्ट्रेन आएगा वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस डायमेंशन को छोड़ के इस डायमेंशन में कोई भी डायरेक्शन में चेंज आए तो उसको बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। क्लियर? याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस जो डिफॉर्मेबल होगा उसको मैं देखो लिखा, तो उसको मैं बोलूंगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और उसको छोड़ के बाकी सब बोलेंगे लैटरल। याद रखना, अगर आपने टेंसाइल फोर्स लगाया तो स्ट्रेच होगा, तो मतलब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बाकी डायमेंशन डायमीटर वगैरह डिक्रीज हो जाएगा। देखो ये लिखा है, ये देखो, देख पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे हैं इन चीजों को, ठीक? पूरा डिटेल मैंने आपको लिख दिया है। तो डायमीटर में कमी आ गई, लेंथ में इंक्रीज आ गया, ये फॉर्मूला। एक और चीज अगर लगे हाथ आप देखना चाहें तो यहां भी बता देता हूं। चलो ये वाली कहानी में बाद में डिस्कस करूंगा, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज थोड़ा सा और डिस्कस करें, चलो ठीक है, इसकी कहानी को आज यही खत्म करते हैं। देखो मैं डेली आपसे इतने बजे मिलूंगा, एक हफ्ते का समय लूंगा, सोम पढ़ा दूंगा, मैकेनिक्स ही पढ़ा दूंगा, बट कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। पूरा सोम में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है? पीडीएफ भी दे दूंगा, सब कर दूंगा, बस कंसिस्टेंसी से शांति से मेरी बात सुनो, कॉपी पेन लेके बैठो, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करो, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लिखते भी जाओ, ठीक है? बट इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ो। तो आज हमने जो चीजें आपसे डिस्कस करी हैं जरा देख लेते हैं, देखते हैं। देखो मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस कर लिया, देखो बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, एकदम बेसिक क्लास थी। रेजिस्टेंस बॉडी, रिजिड बॉडी, देखो ये वाली कहानी, ये कहानी मैंने क्या बताई, हम जो पढ़ रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं। ये वाली कहानी टॉस में पढ़ते हो, मैकेनिक्स में पढ़ते हो, ये वाली एफएम में पढ़ते हो, पूरी ये तुमने कहीं नहीं देखा होगा दुनिया में चीज। पूरी सिविल इंजीनियरिंग यही तो है, यही है तुम्हारी पूरी सिविल इंजीनियरिंग, यहीं पे तो मैकेनिक्स के अंदर ही। क्लियर है कहानी? ये पूरी आपको मैंने कहानी यहाँ बताई थी, ठीक है? उसके बाद रिजिड बॉडी क्या होती है डिस्कस करा, रेजिस्टेंस बॉडी क्या होता है, ठीक है? उसके बाद क्या बात करी हमने, ठीक है? ये सोम क्या होता है, गेट वेट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने यहाँ पे आपसे एजम्पशंस की बात करी, ये सारे एजम्पशंस बड़े महत्वपूर्ण हैं। अच्छा हाँ, एक टॉपिक रह गया ये, चलो ये अच्छा याद आ गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में क्या फर्क है? एनीवन कोई बता पाएगा व्हाट इज द ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस? एनीवन अगर कोई बताना चाहे तो बता, मैं बताता हूँ। देखो यार, कोई बता रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। देखो यार, ये मेरी थी बॉडी, अगेन ही बॉडी, ठीक है? इस बॉडी पे मैंने लगाया लोड, या चलो ये बॉडी भी नहीं है मेरी, दूसरी बॉडी लेता हूँ। छोड़ो, हाँ ये रही मेरी बॉडी, ये मेरी बॉडी है। अब इस बॉडी में ये रहा मेरा क्यूब, इस तरीके से बना देता हूँ। अब इस बॉडी में लगाया फोर्स, ठीक है? इसकी वजह से आ गए स्ट्रेसेस, इस फोर्स की वजह से आ गए स्ट्रेसेस। ये फोर्स है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, तो स्ट्रेस क्या हो जाता है अपना, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया अपन बोल देते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू एच। बड़ी सिंपल सी कहानी है। ये हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ये कौन सा स्ट्रेस है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। तो ट्रू स्ट्रेस क्या होता है? देखो, जब यार तुमने इस बॉडी को स्ट्रेच किया
तो तुमने मान लिया कि सर ये यूनिफॉर्मली ही चेंज होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ इस तरीके से ये गड़बड़ इस तरीके से होता है, बट उसका एरिया निकालना बड़ा मुश्किल है नॉन यूनिफॉर्म का। तो हम उसको ना लेते हुए किसको ले लेते हैं, इंजीनियरिंग, मतलब ट्रू को ना लेते हुए हम इंजीनियरिंग को ले लेते हैं, बोल देते हैं कि जो चेंजेस हुए, मान लेते हैं बॉडी कुछ ऐसी गई, ये ऐसी ऐसी और ऐसी गई, तो ये एरिया तो एक्चुअल तो नहीं है यार, ये रेक्टेंगल तो नहीं है ये। आई बात समझ में? तो ये वाला केस ना लेते हुए मैं बोल देता हूं यार छोड़ो ना यार, ये फॉर द इजी ऑफ कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, डिस्टॉर्शन शेप है, कौन सा है, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस मिल रहा है दैट विल बी अ ट्रू स्ट्रेस। बट ये ना लेते हुए हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को बोलते हैं हम क्या, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। जो हम बोलते हैं एजम्पशंस में, हम बोलते हैं जो एजम्पशंस में क्या हो रहा है, एक्चुअली में हम इसको ले लेते हैं। क्लियर है बात? तो ये मेरी हो गई कहानी, पूरी ओवरऑल कहानी जो मैंने आपको आज सुनाई है। ठीक है, तो मैंने आपसे जो एजम्पशन बोले थे, ये वाला एजम्पशन में स्ट्रेस की बात हो या स्ट्रेन की बात हो, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस आर एंड स्ट्रेन आर कंसीडर्ड, और ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब वो शेप हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मानते हैं ये स्टैंडर्ड है। चलो, ये पूरी कहानी, बस एक ही एजम्पशन बची है जो मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। एक्चुअली इसके लिए मुझे आपसे हुक्स लॉ डिस्कस करना है, हुक्स लॉ डिस्कस होगा तो तुम्हारा सुपरपोजिशन लॉ डिस्कस होगा। ठीक है, ये बिल्कुल डिस्कशन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी इसका डिस्कशन बनता नहीं था, इसलिए मैंने ये कहानी रोक दी। तो एक एजम्पशन छोड़ के मैंने सारे एजम्पशंस आपने डिस्कस कर लिए। तो प्लीज आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ो, और कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपसे डेली 6 बजे यहां मिलूंगा, डेली इस वीक पूरा मैं आपसे 6 बजे 6 PM शार्प, है ना, मिलूंगा। आप इंतजार करना और बढ़िया तरीके से पढ़ना। कल का जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कल मैं कोशिश करूंगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी आपसे डिस्कस कर लूं। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे कल हम, तो कल हो सकता है मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी आपसे डिस्कस करूं। बाकी आप इसका रिवीजन करिए। देखिए सोम में मैं आपको 5-6 टॉपिक बता रहा हूं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला टॉपिक है सोम का एजम्पशंस, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हाई। दूसरा टॉपिक है मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी आए। 2 टॉपिक हो गए। तीसरे टॉपिक की तरफ जाएं तो इलास्टिक कांस्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एजम्पशंस एक टॉपिक हो गया, उसके बाद मटेरियल की प्रॉपर्टीज हो गई, है ना, प्रॉपर्टीज यही सब जो हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया इलास्टिक कांस्टेंट, जो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, वहां से एक टॉपिक है जो क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बोलूं तो लामीज थ्योरम और फोर्सेस, यहां से एक टॉपिक से क्वेश्चन, CGMI ये, और बेंडिंग इक्वेशंस से क्वेश्चन बन सकता है, और टॉर्शन इक्वेशंस। ये 5-6 ही टॉपिक हैं जिनसे बहुत क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा। ऐसे बन तो पूरे सोम से ही सकते हैं, बट मैं एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसका एक पार्ट, एजम्पशन वाला पार्ट आज मैंने आपसे पूरा डिस्कस कर लिया, दूसरा पार्ट कल डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 5-6 जो मैंने आपको पार्ट बताया वो 5-6 दिन में आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए, नहीं तो फिर खत्म करते हैं आज की क्लास, और फिर हम मिलते हैं आपसे कल इसी समय। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज पढ़िए बेहतरीन तरीके से, फिर मिलता हूं मैं आपसे कल। ओके, चलिए बाय बाय। कल जब आए तो प्लीज रिवीजन करके आए। ठीक है, ओके बाय।